इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर बारीकी और विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में एक लंबे संघर्ष को मिला मुकाम, गैरसैंण बनी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। गैरसैंण बनी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। बीजेपी ने कहा जनता ने किया पूरा वादा, कांग्रेस ने इसे छलावा करार देते हुए शगुफा बताया। 2.5 महीने बाद हर की पौड़ी पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठकर देखी आरती। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां, अब 30 जून तक शुरू नहीं होगी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा। उत्तराखंड में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, सोमवार को आए 56 कोरोना पॉजिटिव केस, कुल संक्रमित हुए 1411। उत्तराखंड में एक दिन पहले पहुंच सकता है मानसून, 11 जून से प्री मानसून बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी और कोरोना के संबंध में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे वहाँ पर अधिकारी हैं और विशेषकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने ये कहा कि जो वहाँ के पुरोहित समाज है और जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन सब से बातचीत करिए आप लोग, और उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि सीमित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में हमको वहाँ पर यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। ये जन भावनाएँ हैं, लोगों का सम्मान है, क्योंकि जब हम बद्री केदार की बात करते हैं, धामों की बात करते हैं, तो उस पर कोई क्षेत्र विशेष का कोई अधिकार नहीं होता है। उनका सबका अधिकार होता है जो उसमें विश्वास रखते हैं, जिनके उसके प्रति आस्था है। आज फिर एक ऐतिहासिक दिवस है। जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी, और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी, इसमें उस निर्णय पर बहुत बधाई दी थी। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके परिणाम तो दीर्घकालिक होंगे और राज्य के भविष्य को, राज्य के चाहे विकास की यात्रा होगी, ये लंबे समय तक, या हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य के भविष्य पर इसकी सदैव छाया पड़ती रहेगी और लोग उसको महसूस करते रहेंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया है। मार्च में गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दूसरे दिन बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका ऐलान किया था। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को समर कैपिटल बनाए जाने को राज्य आंदोलनकारियों और प्रदेश की माताओं बहनों को समर्पित किया। आज फिर एक ऐतिहासिक दिवस है। जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी, और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो
उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें, चाहे पत्रकार हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उस निर्णय पर बहुत बधाई दी थी। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन सब की इच्छा आज पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, चिंतित भी हैं, तो उसमें ये खबर उनको सुकून देगी। गैरसैंण बनी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर आदेश जारी। सीएम त्रिवेंद्र ने जनता से निभाया चुनावी वादा। राज्यपाल ने ग्रीष्मकालीन राजधानी पर लगाई मोहर। उत्तराखंड को जनभावनाओं की राजधानी मिली। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की हुई थी घोषणा। अब 8 जून को हुआ आदेश जारी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां बनी। गैरसैंण के राजधानी बनने से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास पकड़ेगा जोर। इतिहास पर एक नजर। बता दें, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज की नहीं है, बल्कि 60 के दशक में पहली बार इसे स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई गई थी। ये मांग पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने उठाई थी। यही वजह रही कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उस दौर में गैरसैंण को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा था। और उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को शेड्यूल में बदलाव किया है। बदले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय 22 जून से शुरू होंगी। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने बोर्ड परीक्षा को संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके मुताबिक अब परीक्षाएं 22 से 25 जून तक होंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संशोधित कार्यक्रम जारी करने के साथ ही बताया कि परीक्षा केंद्रों में मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही फिजिकल डिस्टेंस को बनाना, और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई। सरकारी अधिकारी को सबको मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग ऐसा प्रयास करिए ताकि उत्तराखंड की कोई भी बच्चे सरकारी अधिकारी को सबको मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग कुछ परीक्षा केंद्र हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, तो उनके लिए जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि 15 जून तक आप इसको अनिवार्य रूप से हैंडओवर करें, और उसके बाद उन केंद्रों की सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और जो परीक्षा केंद्र बनेंगे वहाँ पर IR थर्मामीटर की व्यवस्था की जाएगी। जो आने वाले बच्चे हैं उनको टेम्परेचर चेक करके अंदर अलो किया जाएगा। और सीमांत क्षेत्र खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में पर्यावरण मित्रों द्वारा नगर में जल भराव क्षेत्रों में बंद नालों में जेसीबी द्वारा सफाई अभियान चलाकर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सफाई अभियान के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने बताया कि मानसून के मद्देनजर नगर में जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए बंद पड़े नालों की सफाई कराकर कार्य किया जा रहा है। वहीं सफाई अभियान के तहत पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने भी आने वाली बरसात से पहले नगर में नदी नालों की तला झाड़ सफाई करवाने की बात कहते हुए नगर को जल भराव मुक्त खटीमा बनाने की बात कही। हर वर्ष से बजट आता है नाली साफ करने की, सफाई करने के लिए। तो हमारा प्रयास है कि बरसात से पहले पहले जो नालियां हैं इनको हम सफाई करा दें। इसके टेंडर भी कर दिए हैं, टेंडर क्या इसकी एस्टीमेट बन गए, टेंडर होने हैं। हम चाहते हैं कि जो हर वर्ष पानी का जल भराव की समस्या आती है उससे शहर वालों को निजात मिले, उससे जो आफत आती है उससे मिले, राहत मिले। हम चाहते हैं, इसीलिए आज जेसीबी मंगवा रखी है। यहाँ पानी चौक होता है डिग्री कॉलेज में, इसकी सफाई का अभियान चल रहा है।
और आगे जहाँ जहाँ भी शहर में और भी जहाँ जहाँ पानी चौक होता, हमारा प्रयास है कि उन नालियों में सफाई करें और उसको बढ़िया करें। और जून महीने की शुरुआत होते ही अनलॉक 1 सरकार ने शुरू कर दिया है। वहीं सरकार ने तमाम धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक जिम वालों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर जिम संचालकों में चिंता है, क्योंकि बहुत से जिम संचालक किराए की जगह लेकर जिम चलाकर अपना कारोबार चलाते हैं, पर पिछले 3 महीने से सभी जिम बंद पड़े हुए हैं। जिम संचालकों का कहना है कि सरकार को उनको भी जिम खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए, जिसके बाद सरकार उन्हें जो भी गाइडलाइन देगी उसको भी फॉलो करने को वो लोग तैयार हैं। मंगलोर में ऐसे ही जिम में खड़े हैं, दिखाना चाहेंगे जो जिम है सुनसान पड़ा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते थे, युवा आते थे, कसरत करते थे, लेकिन अब वो नहीं आ पा रहे हैं। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं, धार्मिक स्थल। जी, मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं। हम लोगों की बस सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के भी बारे में सोचें। हम लोगों का जो है कि अब दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को, खर्चे के लिए भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए तो जैसे कि सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं की है, और कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? जी, हम लोगों को मेरा रेंट ही 20,000 रुपये के करीब है। 3 महीने हो गए हैं मुझे, और कोई भी लड़का जिम में नहीं आ रहा है। तो ऐसे जिम संचालक इनका कहना था कि जिस प्रकार सरकार ने जो है मंदिर मस्जिद और धार्मिक स्थल खोल दिए हैं, वो मॉल भी खोल दिए गए हैं, और ये भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका जिम भी खोला जाए, और जो सरकार की गाइडलाइंस है वो इनका पालन करने की बात भी कर रहे हैं। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद। और उत्तराखंड के डीजी लॉ ऑर्डर अशोक कुमार ने इच्छुक तीर्थ यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा अभी बाहर के निवासियों के लिए खुली नहीं है। साथ ही और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं बाहर के प्रदेशों से चारधाम यात्रा हेतु उत्तराखंड आने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों से ये अपील करता हूं कि कृपया अपनी यात्रा अभी ना शुरू करें। अभी ये यात्रा नहीं खुली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की यात्रा अभी बाहर के प्रदेश के निवासियों के लिए अभी नहीं खुली है। कृपया करके अगली राज्य सरकार की अगली गाइडलाइन का इंतजार करें। और जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने तथा आम जनमानस को संक्रमण से बचाव एवं उपाय के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जनपद स्तर पर गठित प्रचार प्रसार टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है, जिसमें 2 गज की दूरी, फेस कवर तथा हाथ धोने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में एवं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी स्थानीय लोगों को जानकारी दी जा रही है, जिसके चलते प्रचार प्रसार टीमों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के संबंध में जागरूक किया गया। और खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सचिव प्रीति सुदान ने भारत के जिलों में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों पर चिंता व्यक्त करते हुए 38 जनपदों के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर कोरोना संक्रमण रोकने के निर्देश दिए। बता दें कि इन 38 जनपदों में नैनीताल जनपद भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरों में घनी आबादी होती है और शहरी क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबादी होती है, इसीलिए घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करें। साथ ही इस दौरान सीडीओ विनीत कुमार, एमडी केएमबीएम रोहित कुमार मीणा, नगर आयुक्त सीएस मतोलिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और सरकार के फैसले के बाद 2 माह बाद मंदिरों और गुरुद्वारों को खोल दिया गया है, जिसको लेकर सुबह मंदिरों में नियमों का पूर्ण पालन की बात करते हुए पुजारी ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार श्रद्धालुओं से मंदिर आने की अपील भी की और लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मंदिर आ भी रहे। 2 महीने से जो कोरोना महामारी से जो हम लोग इस महामारी से जूझ रहे थे, और इसके बावजूद अब मंदिर के पट खुल गए हैं, और जिससे कि अब दर्शनार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आइएगा
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और 2015 के बाद अब 2020 में 5 साल बाद हाथियों की गणना की कवायद शुरू हो चुकी है। ये गणना 3 चरणों में उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों सहित कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व में की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि हाथियों की गणना के लिए पहली बार प्रदेश के कई वन प्रभागों में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स के 15 ड्रोन की भी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मानव हाथी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए वॉलंटियर विलेज फॉरेस्ट फोर्स का भी गठन किया गया है। वहीं हाथियों की गणना के दौरान उनके वास स्थल एवं संवेदनशील गांव का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। दो 2015 के बाद 2020 में 5 साल बाद ये उत्तराखंड में हाथियों की गणना की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में ये गणना पूर्ण की जानी है। 6, 7 और 8 जून को 2020 को ये गणना होनी है और उत्तराखंड के 20 वन प्रभागों में और साथ ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व में ये गणना की जानी है। जो क्षेत्र है हमारे, ये मानव और हाथी के जो क्षेत्र है, इसमें दोनों ओवरलैपिंग क्षेत्र है। तो एक जो मानव वन्यजीव संघर्ष की हमारा एक प्लान बन रहा है, उसके लिए जो है इस गणना की आवश्यकता भी है कि इनकी संख्या, इनके वास्तल, संवेदनशील क्षेत्र कौन से गांव है। एक विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी हम लोगों ने बनाई है। तो एक एकीकृत योजना हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी संख्या, हाथियों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है वर्तमान में, उसकी जानने की आवश्यकता है। तो उसको ही दृष्टिगत ये गणना की जा रही है। इसमें पहली बार हम लोग ड्रोन के माध्यम से हाथी। और नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में हो रहे भारी निर्माण कार्य के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 11 जून को यह बताने को कहा है कि यह भूमि किसकी है। अगर यह फॉरेस्ट की है तो यहां निर्माण कार्य करने की अनुमति किसने दी। आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि यह भूमि फॉरेस्ट की नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। सरकार द्वारा भले ही धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत में बसे 51 शक्तिपीठों में से एक मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए भक्तों को प्रशासन के आदेश का इंतजार करना होगा। पूर्णागिरी समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शासन ने आदेश दिए हैं, लेकिन अभी जिला स्तर से मंदिर श्रद्धालुओं के खोलने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं। वहीं टनकपुर एसडीएम का कहना है कि मिली गाइडलाइंस के साथ ही पूर्णागिरी समिति से बात की जा रही है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। भारत सरकार की गाइडलाइन वर्तमान समय में मेरे पास पहुंच चुकी है। जहां तक मैंने उसका अनुभव किया और जिसको पढ़ा है, तो उसमें साफ साफ ये दिया गया है कि जो इंटर स्टेट के लोग हैं वही इसमें दर्शन कर पाएंगे। और हमने इन दर्शनों के लिए सुविख्यात मां पूर्णागिरी धाम को खोल दिया है, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि यूपी के लोग अभी यहाँ, बाहरी स्टेट के लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और चंपावत जिले के तहसील टनकपुर में अवैध खनन के खिलाफ राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए खनन माफिया पर लाखों की राजस्व वसूली का नोटिस जारी किया है। नोटिस मामले में टनकपुर उपजिलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि चलथी नदी के पास चुका में अवैध खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम सहित राजस्व संयुक्त कर्मियों ने मौके पर 5 डंपर और एक पोकलैंड मशीन को सीज कर खनन सामग्री की पैमाइश कर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के ग्राम
पपदेव में नगर पालिका द्वारा 14 नाली में आवारा पशुओं के लिए बनाई जा रही गौशाला निर्माण के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर पालिका पिथौरागढ़ से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट अग्रिम आदेशों तक गौशाला के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मामले 3 की सप्ताह के बाद तारीख तय की गई है। आपको बता दें, पिथौरागढ़ निवासी सुनीता देवी और कमला वर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। ग्राम पपदेव तहसील व जिला पिथौरागढ़ के अंतर्गत नगर पालिका पिथौरागढ़ द्वारा एक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। एक ग्राम प्रधान पपदेव और एक अन्य महिला द्वारा ये जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है कि नगर पालिका क्षेत्र के बाहर एक राजस्व क्षेत्र में नगर पालिका पिथौरागढ़ द्वारा गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। इसमें इनके तर्क ये भी हैं कि इससे उनके जो पशुओं के चारागाह हैं उनको क्षति पहुंचेगी। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अग्रिम इस गौशाला के निर्माण पर रोक लगा दी गई। सड़क हादसों को लेकर उधम सिंह नगर जिले के पुलिस के लिए कोरोना संक्रमण काल में राहत भरी खबर है। जिले में 70 दिनों में ना के बराबर सड़क हादसे हुए हैं। 23 मार्च 2019 से 30 मई यानी 70 दिनों में जिले में जहां 73 सड़क हादसों में 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं अब 23 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक जिले में 21 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें कुल 15 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण ने भले ही पुलिस महकमे के साथ साथ तमाम विभागों की नींद उड़ा रखी हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में सड़क हादसों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाला जिला उधम सिंह नगर में इस दौरान ना के बराबर सड़क हादसे हुए हैं। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी गई, वैसे वैसे सड़क हादसों में इजाफा होने लगा है। वैश्विक महामारी के चलते देश को 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया था, जबकि प्रदेश के सभी जिलों को राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया था। वर्ष 2020 में 23 मार्च से 31 मई तक जिले में 21 सड़क हादसे हुए हैं, जबकि सड़क हादसों में 15 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग घायल हुए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं महीनेवार आंकड़े। 23 मार्च से 31 मार्च 2019 को 10 सड़क हादसे हुए, जिसमें 10 लोग मरे हैं और 4 लोग घायल हुए। 23 मार्च से 31 मार्च 2020 में 3 सड़क हादसे हुए, 2 लोगों की मौत की खबर और 2 लोग घायल हुए हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2019 32 सड़क हादसे, 19 लोगों की मरने की खबर और 28 लोग घायल हुए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 में 2 सड़क हादसे, मरने की संख्या 0 और घायल होने वालों की संख्या 2। 1 मई से 31 मई 2019 में 31 सड़क हादसे, 21 लोगों की मौत, 22 लोग घायल हुए। के दौरान पहले तो कंप्लीट बैन था, केवल एसेंशियल कमोडिटीज ही चल रहे थे वाहन, और उसके बाद भी काफ़ी जो है सीमित रूप से ही वाहन चल रहे हैं। तो इसके दौरान काफ़ी कमी देखी गई है एक्सीडेंट्स में। जैसे इसी दौरान जो पिछला कार्यकाल देखे तो उसमें 73 एक्सीडेंट हुए थे लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है 23 मार्च से लेके आज तक, और जो है इसी के दौरान अभी जो है 24 ही एक्सीडेंट हुए, 73 की बजाय 60 लोगों की मृत्यु हुई थी, अभी 16 की हुई है और 54 लोग घायल थे और अभी 14 लोग घायल हैं। तो निश्चित रूप से कमी आई है। बहरहाल जिले के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों के अधिकारियों को चालान की कार्रवाई तेज करने और रात्रि में अधिकारियों की रैंडमली चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ऐसे में ये पुलिस विभाग और आम जन के लिए भी राहत की खबर है कि सड़क हादसों में लगातार कमी आई है। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। हर बड़ी जरूरी खबर के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers.